अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आए हुए हैं डायरेक्टर YH सिक्योरिटी के यासिर याकूब साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सर आज का हमारा सवाल है आपसे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1.5 साल से ये जो मंदी का रुझान बढ़ गया है, इसकी मेन वजूहात क्या हैं? देखें, सबसे पहले तो इसकी मेन वजूहत हमारी पाकिस्तान की इकॉनमी है, जो कि हम अभी से नहीं पिछले 30-40 सालों से देख रहे हैं, एक सस्टेनेबल लेवल पे आके नहीं दे रही है। जब भी हम ये देखते हैं कि आपके पाकिस्तान एक ग्रोथ की तरफ जा रहा है, जैसे कि आज की हमारी जो ग्रोथ की गवर्नमेंट बताती है कि हमारी आज ग्रोथ जो चल रही है या अगले आने वाले साल में जो हमारी ग्रोथ होगी, दैट इज़ 3.5% या 4%, जबकि जो लास्ट गवर्नमेंट जा रही थी वो 6% थी। इससे पहले अगर हम जाते हैं 2016-17 में, तब भी हमारी जो ग्रोथ लेवल था वो 5% प्लस था। उससे पहले हम जाते हैं तो वही हमारी ग्रोथ 3% थी। तो अगर हम पिछले 30-40 सालों को उठा के देखें तो ये वाज़े दिखेगा कि कोई भी एक ऐसा डेकेड नहीं आया है जिसके अंदर हमारे मुल्क ने एक सस्टेनेबल ग्रोथ दी हो। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब ये होता है कि या तो फिर अगर वो 5-6% के ऊपर हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो वो वहाँ पर रहे, या तो फिर उससे बढ़े। हम ये देख रहे हैं 30-40 सालों में कि ये उल्टा होता है कि आपकी ग्रोथ 6%, 6.5% पे जाती है और वापस 3-3.5% पे आ जाती है, 4% पे, 5% पे जाती है, फिर आज 4% पे आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से एक सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं मिल रही है पाकिस्तान की मार्केट को। अब चाहे आप इसको पिछले 1 डेढ़ साल की बात करें जब से मंदी स्टार्ट हुई है, चाहे आप 2017 के बाद से बात करें, जो 2017 से लेके 19 तक जो एक मंदी रही थी, उसके बाद कोविड जब स्टार्ट हुआ उसके बाद उसमें मार्केट चली। तो जब तक हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ वो उनका रुझान नहीं होगा, जब तक हमारी पॉलिसीज़ ऐसी नहीं होंगी जिससे हम ये सोच सकें कि हाँ, हम ये इन पॉलिसीज़ की बिना के ऊपर हम 10 साल तक हम ग्रो कर सकते हैं, तब तक ये मसले हमेशा रहेंगे। स्टॉक मार्केट इज़ क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ योर इकोनॉमी। अगर आपकी इकोनॉमी सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रही है, स्टॉक मार्केट को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे ही आपकी इकोनॉमी को रोक दिया गया या आपकी इकोनॉमी रुक गई या वो वहाँ से रिवर्स होना शुरू होगी, तब इकोनॉमी आपको स्टॉक मार्केट में दिखेगा कि वो रिवर्स हो रही है। इसी तरीके से पिछले 1.5 साल से हमें यही दिख रहा है कि जो हमारे रिज़र्व थे, चाहे वो ऑल टाइम हाई पे थे, वो 30 अरब और 32 अरब के डॉलर के ऊपर हमारे रिज़र्व्स थे। पता है हमें शुरू से कि ठीक है, ये तो वो पैसे हैं जो कि हमें उधार हैं, वापस देने हैं। लेकिन क्या उन पैसों को रिज़र्व में रखने से किसी भी गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कोई काम किया जिससे आपका मुल्क जो आज 6 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर रहा है, 7 अरब डॉलर की मंथली इंपोर्ट कर रहा है, वही चीज़ें अगर पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाए तो हमारी इंपोर्ट कम हो जाएगी, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। लेकिन हमने ये 10-20 सालों में, 30 सालों में नहीं देखा कि कोई भी ऐसी पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमें आई है जिससे हमें ये पता चले कि ठीक है, हम 10 साल के बाद अपने हमारी इंपोर्ट कम हो जाएगी और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएगी। इवन टुडे 2022 हो गया है, आज भी हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसकी बिना पर मैं आपको ये बोल सकूं कि 2032 में हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और हमारी जो इकोनॉमी है वो एक सस्टेनेबल लेवल पे आ जाएगी। नहीं, आज भी हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जिसके बाद हम 10 साल के बाद भी हम शायद यही देख रहे हो जो आज चल रहा है। सर मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो छोटा इन्वेस्टर जब आता है, वो बहुत जल्दी जो है गिव अप करके जल्दी चला जाता है और वो एक अच्छा मुनाफा सोच के आता है। जैसे बड़े लोग मुनाफा ज़्यादा कमाते हैं तो वो भी सोचता है कि मैं भी शायद कमा लूँगा इनके साथ जोड़ के, लेकिन वो जल्दी से वो फ़ौरन अपनी इन्वेस्टमेंट फिर हटा लेता है बहुत जल्द। देखिए, इसमें 2 मसले हैं एटलीस्ट मेरी नज़र में। सबसे पहला मसला तो ये है कि जो भी इन्वेस्टर आए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, जब अगर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर होगा तो ज़ाहिर सी बात है उसके पास अपनी रिसर्च भी होगी, उसको नो हाउ भी होगी और उसे मालूम होगा कि अगर मैं ये पैसे इस शेयर में लगा रहा हूँ तो मुझे एनुअली कितना रिटर्न मिल रहा है, ये इस कंपनी की पिछले 5 सालों में क्या ग्रोथ रही है और अगले 5 सालों की मैं क्या फोरकास्ट कर रहा हूँ। लेकिन जब तक एक इन्वेस्टर ये चीज़ें देखे बगैर एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर देता है कि इस कंपनी के अंदर पिछले 5 सालों में क्या हुआ है, क्या उसने डिविडेंड्स दिए हैं, क्या उन्होंने बोनस दिए हैं, क्या वो अर्निंग्स कंसिस्टेंटली देते रहे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इन्वेस्टर जो यहाँ पर है वो ये काम कर रहा है। यहाँ पर आते हैं मेजॉरिटी लोग, जब मार्केट देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं, हर बंदा आएगा यहाँ पर और वही पेनी स्टॉक्स में काम करेगा जो स्टॉक 4 रुपये 5 रुपये के हैं और उसमें कोशिश करेगा कि वो 10-15 रुपये के हो जाएं। लेकिन अगर वो 5 रुपये की चीज़ 3 रुपये की हो जाएगी तो वो चीज़ें बेच के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि कंपनी के अंदर कुछ नहीं है, तो उन्हें वहाँ नुकसान करना ज़ाहिर ज़रूरी हो जाता है।
मैं ये समझता हूँ कि जब तक एक इन्वेस्टर के पास नो हाउ नहीं होगी, अब चाहे वो ब्रोकर के थ्रू आ रही हो, चाहे वो उसकी अपनी एजुकेशन और नॉलेज के थ्रू आ रही हो, चाहे वो एक थर्ड पर्सन के थ्रू आ रही हो, लेकिन जब तक अगर उसके पास नॉलेज नहीं होगी कि वो किस शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है, वो क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, वो आगे 5 साल में उस कंपनी के अंदर क्या देखता है, उस कंपनी की मैनेजमेंट है वो क्या कैसी है, इस कंपनी की पिछले 5 सालों का डिविडेंड पे आउट कैसा रहा है, जब तक एक इन्वेस्टर इन चीज़ों को देखे बगैर इन्वेस्टमेंट करेगा तब तक वो नुकसान करता रहेगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एक इन्वेस्टर आता है, वो कहता है कि मैं कल 1 लाख रुपए लेके आया था और आज मेरे 50,000 रुपये हो गए। तो वो 50,000 रुपये क्यों हैं? सबसे पहली चीज़, या तो उसने लेवरेज पे काम किया है, या तो उसने टिप के ऊपर काम किया है, और या तो फिर उसने बगैर सोचे समझे एक शेयर ले लिया है और उसे पता है कि मुझे तो कल वैसे भी कैश आउट करना है। अच्छा, तीनों गलतियां इन्वेस्टर की ही हैं, लेकिन होता क्या है कि इस ब्रोकर ने हमें ये चीज़ बताई थी तो हमारा नुकसान हो गया। हमें तो बताया गया था कि इसके अंदर बहुत बाइंग है, अचानक से बाइंग क्यों ख़त्म हो गई। जब तक एक इन्वेस्टर नॉलेज के साथ काम नहीं करेगा, रिसर्च के साथ काम नहीं करेगा, तब तक वो यहाँ से गेन नहीं बना सकता। और स्टॉक मार्केट भी आप उसी तरीके से लें जैसे आप ज़मीनों को लेते हैं। कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा, जिन्होंने ज़मीनों में भी माशाल्लाह पैसे बनाए पाकिस्तान में, कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो ये बोलेगा कि मैंने कल 10 करोड़ रुपए की ज़मीन ली और आज मैं उसको बेच दूंगा 10 करोड़ 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप ज़मीनों को ये ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं तो आप स्टॉक्स में को भी ये ट्रीटमेंट ना दें। हमें स्टॉक्स को भी एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए कि अगर मैं आज की तारीख में अगर इकोनॉमिकल कोई मसला हो भी गया और किसी भी वजह से वो स्टॉक नीचे आ भी गया, तो मैं तो 100% श्योर हूँ कि जब इकोनॉमी का मसला हल होगा या जब इकोनॉमी बेहतर होगी तो वो स्टॉक को वापस ऊपर आना है। लेकिन जब यही चीज़ आप पेनी स्टॉक्स की बात करते हैं तो पेनी स्टॉक्स 5-5 साल तक अपनी वैल्यू पर नहीं आते। इस वजह से एक इन्वेस्टर जो है 5 साल तक वो स्टॉक मार्केट को गालियाँ दे देता है, वो यही कहता है कि मेरे पैसे चले गए, मेरे पैसे चले गए। हालांकि गलती से वो सीखिए, क्योंकि जब ज़मीन लेने जाते हैं तो वो ये ज़रूर देखेंगे ठीक है मैं डीएचए की ज़मीन ले रहा हूँ या मैं बैरिया की ज़मीन ले रहा हूँ। वहाँ पर भी चीज़ ऐसी मिलती हैं कि भाई अगर आपने वहाँ पर भी कोई ऐसी ख़राब चीज़ आपके हाथ में आ गई, ख़राब ज़मीन आ गई, तो वो भी सालों साल नहीं बिकेगी, वो भी सालों साल आपको रिटर्न नहीं देगी। उसी तरीके से स्टॉक में भी ऐसा है। बस स्टॉक में फ़र्क ये है कि यहाँ पर डेली बेसिस पे आपको अपने रेट्स दिख रहे हैं कि आज मार्केट कल 50 रुपये की थी, आज 48 रुपये की हो गई, परसों 46 की हो गई। तो एक एक ये इनफ फैक्टर है किसी के ऊपर भी प्रेशर लेने का कि मेरे पैसे जा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी स्ट्रांग होगी, मैनेजमेंट स्ट्रांग होगी, पे आउट स्ट्रांग होंगे, तो उस इन्वेस्टर को ज़रूरत नहीं है कि वो आज नुकसान करे। उसे ये पता होना चाहिए कि आज नहीं तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उसके रेट भी आएंगे और उसको वो प्रॉफिट भी होगा। लेकिन इन सारी चीज़ों को वक्त देना चाहिए। ये 2-2 दिन की ट्रेडिंग हर कोई इसमें कमा नहीं सकता है। ये सारी मसले की बात है। जी। सर, हमारा इसके बाद जो है आपसे ये सवाल है कि ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो ये जो 1.5 साल में जो नुकसान हुए, ये किन लोगों की वजह रही है कि इसमें जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नुकसानात हुए हैं? कौन लोग हैं इसके पीछे? देखें, मैं समझता हूँ कि लोग तो बहुत हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी बहुत हो सकते हैं। चाहे वो इन्वेस्टर की बात करें, चाहे आप इदारों की बात करें, चाहे बैंकिंग का इदारा हो, चाहे म्यूचुअल फ़ंड का इदारा हो, चाहे कंपनीज़ का हो, इंश्योरेंस का हो। देखिए, ये सारे इदारे जो हैं, ये एक क्यूमुलेटिव एक बड़ी अमाउंट के साथ मार्केट में काम कर रहे हैं। अब ये अमाउंट एक इदारे के पास भी कम से कम दो 100 अरब होगा, 150 अरब होगा, 50 अरब होगा, 10 अरब होगा। अब ये क्यूमुलेटिव अमाउंट है। जब एक इंस्टीट्यूशन बाइंग या सेलिंग करने आता है तो उसको ज़ाहिर सी बात है जो चीज़ खरीदनी या बेचनी है वो फिर लाख 2 लाख रुपए की नहीं है, वो अरबों रुपए की है। जब वो अरबों रुपए की चीज़ की बाइंग आएगी तो मार्केट ज़ाहिर सी बात है ऊपर जानी है, और जब वो अरबों रुपए की सेलिंग आएगी है तो उस मार्केट ने नीचे भी जाना है, क्योंकि वो इतना बड़ा प्रेशर होता है किसी भी एक साइड के ऊपर के सामने वाली साइड रेजिस्ट नहीं कर सकती है। तो बने इंस्टेड ऑफ कि हम ये कहें कि किस किस एक एंटिटी का कसूर है, मैं ये समझता हूँ कि इसमें सबको मिला के एक कसूर है, क्योंकि हमारी मार्केट का साइज़ बहुत छोटा है। आज की तारीख में आपकी जो मार्केट की कैपिटलाइजेशन है वो है $34 बिलियन। अब $34 बिलियन सिर्फ अगर आप उसको एक एप्पल के शेयर से भी कंपेयर करें तो एप्पल इटसेल्फ एक कंपनी $100 अरब की है। तो वहाँ पर इन चीज़ों के साथ मैनिपुलेशन करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आज फॉर एग्जांपल 5,000 पॉइंट मार्केट बढ़ा दें और 5,000 पॉइंट ऊपर जब कोई एक इंस्टीट्यूशन, कोई एक म्यूचुअल फंड की सेलिंग आती है या इंश्योरेंस की सेलिंग आती है, किसी बैंक की सेलिंग आती है, तो वो फिर डिप्स वो 2-2% के नहीं होते, वो 10-10, 15-15% के डिप्स होते हैं। तो इसमें मैं कोई म्यूचुअल फंड को कसूरवार नहीं ठहरा दूंगा कि म्यूचुअल फंड की गलती है।
उनको प्रॉफ़िट हो रहा है 5,000 पॉइंट ऊपर, तो वो प्रॉफ़िट करने आ रहे हैं। अगर आज उनको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से 2,000 पॉइंट और घट सकती है, तो वो सेलिंग करने आ रहे हैं। इसी तरीके से बैंक्स हैं, इसी तरीके से बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इसी तरीके से बहुत बड़े जिनके पोर्टफोलियोज़ हैं वो भी हैं। तो अगर वो अपनी वेल्थ को देखकर एक मूव कर रहे हैं कि ठीक है, आज हमें मार्केट सस्ती लग रही है, तो आज 100 अरब की बाइंग कर लो या 50 अरब की बाइंग कर लो, तो शेयर ने ऊपर आना है। यही चीज़ 5,000 पॉइंट ऊपर होगी तो मार्केट काफ़ी महंगी हो गई, अब वो चीज़ बेचने आएँगे, तो मार्केट घट जाएगी। तो इसमें आप किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, हर इंसान की अपनी एक स्ट्रैटेजी है। अच्छा, इस स्ट्रैटेजीज़ को लगा के ही एक इन्वेस्टर भी पैसे कमा सकता है, अगर यही स्ट्रैटेजी एक इन्वेस्टर के पास आ जाए तो, कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने हैं। जब ये एक इन्वेस्टर के पास एक नॉलेज आ जाएगी कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने कैसे हैं, स्टॉक मार्केट में किस स्ट्रैटेजी के साथ काम करना है और मैं एंड ऑफ द ईयर अपने आप को कहाँ देखता हूँ। जब ये सवाल एक इन्वेस्टर अपने आप से करेगा तो उसके पास भी तरीक़ेकार होंगे कि इस मंदी में नुकसान करने से अपने आप को बचा सके और जब तेज़ी आए तो उसका फ़ायदा पूरा उठा सके। तो कोई एक बंदा उसके अंदर कसूरवार नहीं है, हम सब मिलके कसूरवार हैं, क्योंकि पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो जो एक अवेयरनेस है रिगार्डिंग स्टॉक एक्सचेंज, कंपनीज़ के बारे में अवेयरनेस, ये बहुत कम है। इस चीज़ की अवेयरनेस के ऊपर हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, और हम समझते हैं कि जब इन्वेस्टर को एक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हमसे आके पूछे कि अगर हम उन्हें भी कोई एक शेयर पिच कर रहे हैं कि आपको ये ख़रीदना चाहिए, तो वो हमसे सवाल करें कि आप ये क्यों ख़रीद रहे हैं? क्या इसकी अर्निंग अच्छी है? क्या इसके अंदर डिविडेंड है? और आप कितने टाइम के बाद कहते हैं कि इसके अंदर एक अच्छा रिटर्न बनाया जा सकता है? जब ये स्ट्रैटेजी हर इंसान फ़ॉलो करेगा तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतने बड़े-बड़े डिप्स एक-एक साल में ले लेगी कि 10-10, 20-20 हज़ार पॉइंट निकल गए। क्यों? क्योंकि तब आपके हर इन्वेस्टर के पास एक समझ होगी, सूझबूझ होगी कि अगर मार्केट 10% 15% नीचे आ रही है तो वो वहाँ पर बाइंग के लिए खड़े हो जाए तो मार्केट वहाँ से गिरना बंद हो जाएगी। तो ये वो सारी चीज़ें जो एक इंसान को नॉलेज और अवेयरनेस दे सकती है और वो हमसे पूछे, हम उनको बताएँगे हर चीज़ का। ये सारी वजह है और कोई वजह नहीं है कि मार्केट में कोई कसूरवार नहीं कहला सकता है आप किसी को कि उसकी वजह से मार्केट नीचे गिर गई। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर याकूब साहब का।